हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि भाई जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और उस डेवलपमेंट में हमने अंत में ये बात कर ली थी कि जो टेपिडम लेयर होती है वो न्यूट्रिएंटिव लेयर होती है, पोषण वाली परत होती है। उस पोषण वाली परत के क्या क्या यूज़ होते हैं, किस तरह से का उसका डेवलपमेंट होता है, ये अक्सर बड़े क्वेश्चन के तौर पे भी एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से न्यू टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अपने लिए, इसलिए इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, तो इसको फोकस कीजिएगा। एक बड़ा क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा और एक छोटा क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा। मे बी यहाँ पे थर्ड ईयर में यदि आएगी ना तो 3 नंबर की टिप्पणी तक करके आ सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित चलिए बात करते हैं। तो आज अपना तीसरा वीडियो है ये, और आज अपना टॉपिक रहेगा टेपिटम। और टेपिटम क्या होती है? वो एक पोषण परत होती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में यदि आपने स्टडी किया हो तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह की बनाई थी। उस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि भाई बीच में तो अपने पास क्या प्रेजेंट होती है, स्पोर टेट्राड प्रेजेंट होते हैं, ये मान सकते हैं अपन। क्या पाए जाते हैं? स्पोर टेट्राड पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके किनारे पर यहां पर जो परत पाई जाती है ये वाली परत टेपिटम परत कहलाती है, जो इसको पूरे को कवर करके रखती है। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गई कि भाई टेपिटम लेयर की पोजीशन कौन सी होती है। इस टेपिटम लेयर के द्वारा माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के अंदर की तरफ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को डाला जाता रहता है, और ये पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रोस्पोर होते हैं, जिनको एक्चुअल में अपन पोलन ग्रेन कहते हैं डेवलपमेंट के बाद। तो उन पोलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन उपलब्ध होता रहता है। ठीक है, तो ये जो लेयर है अपने पास, ये वाली लेयर ही क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। और आज अपन इस टेपिटम की ही स्टडी करने वाले हैं कि टेपिटम क्या चीज होती है, किस तरह की लेयर होती है। तो इसके बारे में कुछ प्राथमिक चीजें तो मैं आपको बता देता हूं जो फोकस करने योग्य हैं आपको। पहली चीज, टेपिटम जो है वो मुख्य रूप से माइक्रोस्पोरेंजियम में या मेगास्पोरेंजियम में जो स्पोर बनते हैं उनको डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाती है। तो ये हर प्रकार की बीजाणुधानी में पाई जाएगी। जहाँ पे भी बीजाणुधानी बनेगी तो उसमें सबसे अंदर की जो परत होगी ना वो अपने पास टेपिटम लेयर का काम करेगी। ठीक है, अच्छा, मुख्य काम तो हो गया इसका, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाने वाले माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनको पोषण देना, उनके डेवलपमेंट में सहायता देना। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य क्या क्या फीचर हैं उनके बारे में विशेष बात करेंगे। तो जनरली तो हम ये कह सकते हैं एक बात तो, कि जो टेपिटम होती है वो हमेशा एक परतीय होती है। कैसी होती है? एक परतीय होती है। एक परतीय का मतलब यहाँ पे मैंने एक लेयर बनाई हुई है, लेकिन सम टाइम कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं ये एकल परतीय टेपिटम है जिसकी मैं आपके सामने कोशिकाएं बना रहा हूँ। ठीक है, ये एकल परतीय टेपिटम है जिसमें ये लेयर बनी हुई है। तो कभी कभी इसमें परिणत विभाजन पाया जाता है या पेरिक्लिनल डिवीजन पाया जाता है। और पेरिक्लिनल डिवीजन बनने के कारण नंबर एक परत और नंबर दूसरी परत, दो परतें बन जाती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपके सामने, कॉक्सीनिया। कॉक्सीनिया नामक प्लांट में जो टेपिटम लेयर होती है वो दो परतीय होती है, उसमें 2 लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, 2 लेयर पाई जाती हैं। ये एक एक्सेप्शन हो गया अपने लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यू टाइप में क्वेश्चन कि भी जनरली तो टेपिटम होती है वो एकल परतीय होती है, लेकिन किन पौधों में, किस पौधे में ये दो परतीय हो सकती है? तो हम ये कह सकते हैं कॉक्सीनिया में ये डबल लेयर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्या जो टेपिटम होती है वो किस किस प्रकार की होती है? ठीक है,
तो उसमें कोशिकाएं किस तरह की पाई जाती हैं? तो नॉर्मली मैं ये कह सकता हूँ, कोशिकाएं जो होती हैं वो डेंस या सघन साइटोप्लाज्म वाली होती हैं। इनका केंद्र जो होता है या न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है, और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स और विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी भरमार होती है। बिकॉज ऑफ दैट जब ये सारा कुछ होता है तो इस कारण से ही यहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होने वाले स्पोर्स को पोषण देने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सिक्रेशन के लिए ये काम करती हैं। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था पाई जाती है। बात कर लेते हैं टेपिटम के टाइप्स के बारे में कि टेपिटम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एक छोटा सा जिक्र तो हमने इसका पिछले वीडियो में भी किया है, लेकिन एक बार आपकी मेमोराइज करवाने के लिए आपको दोबारा से बता देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो है टेपिटम 2 टाइप की होती है। अब उत्पत्ति किस आधार पे होती है, तो उस आधार पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो एक प्रकार की तो होती है जिसे हमने बोला था पी टेपिटम होती है। कौन सी टेपिटम होती है? पी टेपिटम होती है। और एक होती है सी टेपिटम। ठीक है, तो पी टाइप की टेपिटम होगी और सी टाइप की टेपिटम होगी। ओरिजिन के हिसाब से हमने 2 भागों में इसको बांट दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इन 2 भागों में जैसे ही हमने इसको बांटा है तो ये पी टाइप की टेपिटम कब कहलाती है और सी टाइप की टेपिटम कब कहलाती है। तो पी टाइप की टेपिटम तब कहलाती है जब इसका ओरिजिन किससे हुआ हो? पैराइटल सेल से हुआ हो। पैराइटल सेल्स का मतलब ये होता है भित्ति कोशिकाओं के द्वारा हुआ हो। इसका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो भित्ति निर्माण में काम आती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एंडोथीशियम बना सकती हैं, मिडिल लेयर बना सकती हैं, और यही कोशिकाएं यदि टेपिटम बनाती हैं तो ऐसी टेपिटम पैराइटल सेल से उत्पन्न हुई मानी जाती है। ऐसी टेपिटम पी टेपिटम कहलाती है। ठीक है, तो ओरिजिन के हिसाब से हमें एक बात क्लियर हो गई है कि ऐसी टेपिटम जो पैराइटल सेल से उत्पन्न होती है पी टेपिटम कहलाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सी टेपिटम। हम ये कह सकते हैं कि सी टेपिटम जो है वो पैराइटल सेल से उत्पन्न नहीं होती। अब पैराइटल सेल से उत्पन्न नहीं होती है तो इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है कि भी सी टेपिटम जो ओरिजिनेट होगी, उत्पन्न होगी, तो वो अंदर की कोशिकाओं से होगी। और अंदर की कोशिकाओं में सबसे अंदर यदि इसमें अपन बात करें और इसकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में डिटेल लें तो यहाँ पे याद होगा आपको बीजाणु जन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता था पहले। क्या प्रेजेंट था? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं यदि टेपिटम निर्माण में भाग लें तो ऐसी पोजीशन में ये टेपिटम सी टेपिटम कहलाएगी या कनेक्टिव टेपिटम कहलाएगी। कौन सी टेपिटम कहलाएगी? कनेक्टिव टेपिटम। तो यहां पे तो हम ये कह सकते हैं पैराइटल टेपिटम कहलाती है और यहाँ पे ये कनेक्टिव टेपिटम कहलाती है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बहुत जबरदस्त, या 2 एग्जाम्पल मान सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रा प्लांट का नाम अपन ने क्या लिखा था? इलेक्ट्रा। ठीक है, और एक दूसरा प्लांट लिखा था साल्विया। ये 2 प्लांट ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जिनमें दोनों प्रकार की टेपिटम प्रेजेंस पाई जाती है। पी टेपिटम भी होती है और सी टाइप की टेपिटम भी होती है। तो ये 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखने में कि कई बार पूछ लेते हैं कि भाई पी टाइप की और सी टाइप की दोनों प्रकार की जो टेपिटम होती है वो किन पौधों में पाई जाती है या किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रा में होती है और साल्विया में होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। नॉर्मली हम स्टडी कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो टेपिटम की, तो डिफरेंट प्रकार की टेपिटम की स्टडी जब अपन करते हैं तो मे बी उसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँगा जो आपको ये चीज़ क्लियर कर देगा कि भाई यहाँ पे कैसे इसकी उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे यदि हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिटेल लें और ये मान लेते हैं अपने पास माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, जो इंटरनली बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर की तरफ जो भी लेयर पाई जाएंगी वो लेयर क्या कहलाएंगी? पैराइटल लेयर ही कहलाएंगी, ठीक है, पैराइटल लेयर कहलाएंगे। और अंदर वाला भाग कौन सा हो गया? स्पोरोजीनस टिश्यू वाला भाग हो गया। अब आप देखिए, हम ये कह सकते हैं भाई पैराइटल लेयर तो और भी आउटर में पाई जा सकती है बहुत सारी। तो यदि पैराइटल सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं तो कहने का मतलब ये होता है सबसे अंदर वाली, जैसे मान लेते हैं ये सबसे आउटर है, उसके अंदर ये है और एक तीसरी सबसे अंदर वाली, तो सबसे अंदर वाली जो पैराइटल लेयर होती है हमेशा वही टैपिटम का निर्माण करती है। तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी, आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो पैराइटल लेयर्स होती हैं, पैराइटल कौन सी पैराइटल लेयर पार्टिसिपेट करती है? तो आप बताएं कि सबसे अंदर वाली पैराइटल लेयर जो बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम के नजदीक होती है, निकट होती है, वो पैराइटल लेयर किसमें चेंज होती है? वो टैपिटम में चेंज होती है। ये वाली परत जो है ये क्या बना लेती है? टैपिटम बना लेती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम उल्टा सोचें कि स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में डिटेल लें, तो स्पोरोजीनस टिश्यू की परत है ये वाली, मान सकते हैं। तो ये वाली जो परत है ना, वो सबसे बाहरी परत हो गई। तो यहाँ पे जो सबसे आउटर लेयर होती है, कहने का मतलब होती है वो आउटर लेयर टैपिटम के निर्माण में भाग लेती है, ठीक है। तो एक अंतर और आ गया आपके सामने, क्या कि यदि पैराइटल टैपिटम बनती है तो वह सबसे आंतरिक या सबसे इनर वाली जो पैराइटल लेयर होती है उसमें चेंज होने से बनती है, ठीक है। और यदि वो सी टैपिटम बनती है तो सी टैपिटम सबसे आउटर प्रकार की जो लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, उसके पार्टिसिपेशन से बनती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई इनके बनने से संबंधित, ठीक है। तो दो प्रकार की टैपिटम है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर। यदि वो पैराइटल सेल से बन रही है तो पी टैपिटम कहलाएगी, यदि वो स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रही है तो सी टैपिटम कहलाएगी या कनेक्टिव टैपिटम कहलाएगी। अच्छा, पी और सी दोनों प्रकार की टैपिटम इलेक्ट्रा में और साल्विया में बनती है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट अगले डिवीजन की। तो अगले डिवीजन की जो बात आती है वो इस हिसाब से डिवीजन है इसका कि भाई पोषण की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो किस तरह से, सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस प्रकार से वो पोषण देने का काम करती है, पोषण के तरीके के आधार पर जो है दो प्रकार से हमने इनको वापस से बांटा हुआ है, जिसको बहुत ही कॉमन रूप से आपने पढ़ा भी हुआ है, सामान्यतः नाम सुना होगा। अमीबोइड टैपिटम होती है एक तो, और एक सिक्रेटरी टैपिटम होती है। अब दोनों के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो पोषण के आधार पर या पोषण देने के आधार पर कह सकते हैं दो प्रकार की जो है वो टैपिटम होती है, जिसको अपन पुनः स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला है टॉपिक, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी बातें आ सकती हैं इसमें। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर दो प्रकार की। तो पहले प्रकार की जो टैपिटम है वो कौन सी है? अमीबोइड टैपिटम। पहले प्रकार की टैपिटम है अमीबोइड टैपिटम, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम। पहले प्रकार की टैपिटम का टाइप लिख दिया हमने ये। तो आपको अमीबोइड टैपिटम या पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम के बारे में यदि बात करनी है तो स्पेसिफिक इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह से अमीबा की स्ट्रक्चर होती है
ठीक उसी तरह की नेचर की ये टेपिटम होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से यदि अपन इसको समझें और मैं ये वाले जो एरिया है इसको मैं माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी मानूं या सूक्ष्म बीजाणुधानी गुहा मानूं, तो इस सूक्ष्म बीजाणुधानी गुहा के अंदर यहां पे जो लेयर प्रेजेंट है ये परत टेपिटम की कहलाएगी। और ये जो यहां पर पाई जाने वाली जो भित्ति होती है ये इनर रेडियल लेयर कहलाती है, इनर रेडियल लेयर कहलाती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इनर रेडियल लेयर जो होती है वो बहुत अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के कारण, किसके कारण, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के कारण टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो टूटने के कारण ये जो सेल्स का जो इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ होता है वो सारा का सारा यहाँ पे कोशिकाओं इस गुहिका में आके गिर जाता है। और गुहिका में या ल्यूमेन में या कैविटी में आके जब जैसे ही गिरता है तो यहाँ पे स्पोर टेट्राड होते हैं, ये कह सकते हैं। तो स्पोर टेट्राड के ऊपर या मे भी ये कह सकते हैं पोलन ग्रेन होते हैं, इन पोलन ग्रेन के ऊपर आके गिर जाता है और एक प्लाज्मोडियल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जिस तरह से अमीबा में खुद में बैलेंस नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसी तरह से ये जो सेल्स होती हैं टेढ़ी मेढ़ी होकर इनके ऊपर गिर जाती हैं और न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। अच्छा, पेरिप्लाज्मोडियल नेचर क्यों मानी जाती है? क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इनका अध्ययन किया तो ये पाया कि ये जो स्ट्रक्चर होती हैं इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो सकता है, मुक्त केंद्र की विभाजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे केंद्र बार बार विभाजन कर सकता है, इसलिए इस नेचर को पेरिप्लाज्मोडियल नेचर माना जाता है। ठीक है, इसका अध्ययन जिन पौधों में किया गया था उन पौधों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक पौधा एलिस्मा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। एक है टाइफा और एक है ट्रेडिस्केंसिया। ट्रेडिस्केंसिया, तो 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं जिसमें अमीबोइड टेपिटम प्रेजेंट पाई गई है अब तक। तो इसमें एक अपने पास एलिस्मा है, दूसरा टाइफा है और तीसरा ट्रेडिस्केंसिया है। तो ये 3 प्रकार के प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर अमीबोइड टेपिटम पाई जाती है। तो एक डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अमीबोइड टेपिटम किसे कहते हैं? ऐसी टेपिटम जिसमें कोशिका की आंतरिक रेडियल या अरीय भित्ति गल जाने के कारण वो पूरी की पूरी कोशिका ही किसमें, गुहिका में जाके गिर जाती है। तो ऐसी जो टेपिटम होती है वो अमीबोइड टेपिटम या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम कहलाती है। और ये पूरी की पूरी कोशिका उसके ऊपर गिर कर ही क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। तो इट मीन्स जब मैच्योरेशन आता है तो उस दौरान ये डेवलप तो होती है, लेकिन जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके कारण से ये इसमें गिर जाती हैं पूरी की पूरी। तो ये लेयर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले प्रकार की टेपिटम हो गई अपने पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। इस तरह से ये अपन अपने को पोषण देती है, जिसमें 3 एग्जाम्पल अपन को मेनली ध्यान रखने हैं, एलिस्मा, टाइफा और ट्रेडिस्केंसिया। अच्छा, सेकेंड टाइप की जो टेपिटम आने वाली है वो बहुत कॉमन है। तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होने के कारण, वो कॉमन हो जाने के कारण वहाँ पे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स में वही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इन 3 को आप मोस्टली याद रखेंगे, क्योंकि यही पूछा जाता है कि अमीबोइड टेपिटम किन पौधों में पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दैट दूसरे प्रकार की या सिक्रेटरी प्रकार की जो टेपिटम होगी वो तो सभी पौधों में पाई जाती है, तो वो पूछी नहीं जाएगी आपसे। तो नेक्स्ट टाइप की टेपिटम देखिए आगे। दूसरा प्रकार है इसका सीक्रेटरी टेपिटम।
स्रावी, उस या इसको ग्लैंडुलर टेपिटम भी बोलते हैं, ग्रंथिल टेपिटम भी बोलते हैं, जो जनरली अन्य सभी प्रकार के प्लांट्स में बनती है। ठीक है, और आपको पता भी चल गया होगा सीक्रेटरी या स्रावी प्रकार की टेपिटम या ग्लैंडुलर किसे कहते हैं। ग्लैंड से बना हुआ शब्द है और स्राव का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या है। इट मीन्स ये कोशिकाएं अपने पदार्थ बनाती रहती हैं और उनका सिक्रेशन करती रहती हैं, और सिक्रेशन करती रहती है तो वो सिक्रेशन है ना, वो माइक्रोस्पोरेंजियम में गिरता रहता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में गिर के और उस वहाँ पर पाए जाने वाले जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, और चूंकि अपन प्लांट में अपन अभी बात कर रहे हैं केवल मेल गैमेटोफाइट से संबंधित, या ये कह सकते हैं नर जनन तंत्र से संबंधित बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सीक्रेटरी टेपिटम केवल माइक्रोस्पोर्स को क्या देगी, पोषण देने का काम करेगी। ठीक है, तो ये पोषण देगी। तो ये पूरी की पूरी सेल टूट के नहीं गिरती है, ये केवल अपने फॉर्म में बनी रहती है हमेशा। ठीक है, और फॉर्म में बने रहने के साथ साथ जैसे ये मान लेते हैं अपने पास ल्यूमेन है इसकी, तो यहाँ पर इन सेल्स के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है कणों का, और कणों का सिक्रेशन किया जाता है तो वो कण गिरते रहते हैं, और यहाँ पर जो स्पोर टेट्राड प्रेजेंट रहते हैं उन स्पोर टेट्राड को न्यूट्रिशन देने का काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार की जो टेपिटम होगी वो इस प्रकार की टेपिटम है जो केवल अपना स्राव छोड़ती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है, पेरिप्लाज्मोडियल की तरह। ठीक है, और इसका कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एलिस्मा, टाइफा, ट्रेडिस्कैंशिया के अलावा जो भी आपके दिमाग में आए वो आप इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो टेपिटम जो लेयर होती है उसकी क्या क्या खासियत और होती है। तो वहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेपिटम में हम सेल डिवीजन को और पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डिवीजन टेपिटम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, टेपिटम में जो डिवीजन देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि टेपिटम सेल में डिवीजन दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये अपने पास टेपिटम है, टेपिटम सेल है, और इस टेपिटम सेल को मैं आपके सामने इस तरह से बना रहा हूँ। ये मान लेते हैं टेपिटम सेल है जिसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस सेल में जो डिवीजन होंगे वो डिवीजन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार का डिवीजन होता है सिंपल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ध्यान देना इस बात को, मैंने यहां पे लिखा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं लिखा है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है मुक्त केंद्रक विभाजन। तो मुक्त केंद्रक विभाजन का मतलब ये होता है इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो फ्रीली डिवाइडेड होता रहता है। इट मीन्स यहाँ पे अपने पास एक केंद्रक है, इस केंद्रक ने अपनी कॉपी बनाई और 2 बन गए। ठीक है, अब प्रत्येक ने अपनी अपनी एक कॉपी बनाई तो इनकी संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ पहले इसकी संख्या होती है 1, और 1 से बनते हैं 2, 2 से बनते हैं 4, और 4 से बनते हैं 8, 8 से बनते हैं 16। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अब तक जो स्टडी किए गए हैं वो 16 तक केंद्रक देखे गए हैं। जब 16 तक केंद्रक पाए जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे केंद्रकों की जो स्थिति है वो ये कह सकते हैं एक ही कोशिका में प्रेजेंट होती है। ऐसी सेल्स अपन जानते हैं संकोशिका या सिनोसाइटिक सेल कहलाती है, पुराने समय में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बहुत सारे केंद्रक या बहुकेंद्रकी या पॉलीन्यूक्लियर सेल्स जो है होती हैं। तो हम यहाँ पे एक नया न्यू टाइप का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई जो जनरली जो टेपिटम की सेल्स होती हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जा सकते हैं और उनकी संख्या 16 तक भी पाई जा सकती है। तो ये बहुकेंद्र की कोशिकाएं हो सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है
या ये कह सकते हैं एंथर होता है, उसके अंदर बहुकेंद्र की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो डेफिनेट रूप से आप कह सकते हैं कि टैपिटम सेल्स जो होती हैं वो बहुकेंद्र की होती हैं। तो यहाँ पर एक पहले प्रकार का जो टाइप है वो अपन ने देख लिया। अच्छा, दूसरे प्रकार का जो टाइप है, उस दूसरे प्रकार के टाइप में एक वर्ड आता है एंडोमाइटोसिस। एक नेक्स्ट डिवीजन आता है एंडोमाइटोसिस, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। तो एंडोमाइटोसिस का एक डेफिनेशन यदि आप देखोगे तो उस डेफिनेशन में एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी। यहां पे एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा प्रेजेंट होती है, कभी भी गायब नहीं होती है, ठीक है। एक दूसरी बात, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कभी भी गायब नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, ये फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये यानी हम ये कह सकते हैं ये एब्सेंट होते हैं, सॉरी एब्सेंट होते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट रहती है, ये भी हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो एंडोमाइटोसिस की 3 शर्तें मैंने आपके सामने लिखी है, इससे आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज एंडोमाइटोसिस, या अंतःसूत्री विभाजन क्या होता है, या इसको क्रिप्टोमाइटोसिस भी बोलते हैं, छिपा हुआ विभाजन भी बोलते हैं। तो एंडोमाइटोसिस में जब हम ये कह सकते हैं जब केंद्रक विभाजित तो हों लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वैसे की वैसी रहें, कभी भी गायब नहीं हो, और तीसरी स्थिति उसमें स्पिंडल फाइबर कभी भी ना बने। यदि ये तीनों पोजीशन किसी कोशिका में प्रेजेंट है और आफ्टर दैट उसका न्यूक्लियस डिवाइडेड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, एंडोमाइटोसिस कहेंगे। तो यहाँ पे एंडोमाइटोसिस भी पाया जाता है। अब एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि एंडोमाइटोसिस से कौन सी घटना होगी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, यदि किसी कोशिका में केंद्रकों की संख्या, सॉरी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n होते हैं, तो वो 4n में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, 4n में बदल जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो 4n हो गए, तो ये पोजीशन कैसी होगी, तो आपको याद हो तो हमने n को हमेशा क्या कहा है, हैप्लॉइड कहा है, हैप्लॉइड, ठीक है। अच्छा, 2n को क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड, ठीक है। इसी तरह से 4n को क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड। और यहां पर अपन जानते हैं ये सिचुएशन कैसी बन गई, पॉलीप्लॉइड। तो एंडोमाइटोसिस के कारण कोशिकाएं 4n, 8n, 5n, 6n जितने भी n प्रकार की हो सकती हैं, और वे सारी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, पॉलीप्लॉइड सेल कहलाएंगी, पॉलीप्लॉइड बहुगुणित कोशिकाएं कहलाएंगी हिंदी में कहें तो बहुगुणित कोशिकाएं यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो एंडोमाइटोसिस के कारण बनती है। तो एक दूसरा क्वेश्चन आ गया नया, बहुत जबरदस्त, कि क्या टैपिटम सेल्स जो होती हैं वो बहुगुणित होती हैं या नहीं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, बहुगुणित होती है, बहुगुणिता उनमें प्रेजेंट पाई जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए। तो पहली बात में तो हम ये कह सकते हैं एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जा सकते हैं, बिल्कुल। दूसरी पोजीशन एंडोमाइटोसिस के कारण उसमें पॉलीप्लॉइडी भी पाई जा सकती है, ये क्लियर हो जाता है उन सेल्स में। अच्छा, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ड आता है इसके लिए, जो तीसरा टाइप है ना, उस डिवीजन के लिए या क्या कह सकते हैं केंद्रक विभाजन के लिए रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग जो है वो होता है प्रत्यानयन केंद्रक। तो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई जो है वो तीसरे प्रकार वाला जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, एक्चुअल में
जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो वो एनाफेज तक पहुंच जाता है। कौन से स्टेज तक पहुंच जाता है? सेल डिवीजन की एनाफेज तक पहुंच जाता है। और एनाफेज में अपन जानते हैं कि भाई पूरी तरह से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और दोनों के क्रोमोसोम्स जो है ना वो पोलर रीजन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट। और एनाफेजिक मूवमेंट होती है उस दौरान कोशिका में, जैसे ये मान लेते हैं एनाफेजिक मूवमेंट हो रही है, उस दौरान कोशिका में कुछ क्रोमोसोम तो इधर मूव करेंगे और कुछ क्रोमोसोम इधर मूव करते हैं, विपरीत दिशा में न्यूक्लियस की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो पूरी तरह से टूटते नहीं है, ठीक है, फुल्ली ब्रेक्ड नहीं होते हैं। और ऐसी कंडीशंस में ये भी अपने पास एक न्यूक्लियस होता है, ये भी अपने पास एक न्यूक्लियस होता है, जो दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और डमरू के समान, महाशिव का जो डमरू होता है उस डमरू के समान का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है कोशिकाओं में तो इस तरह की स्ट्रक्चर कॉमनली देखने को मिलती है। इसी प्रकार की जो ये पोजीशन होती है ये क्या कहलाती है? रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई कहलाती है, ठीक है, ये आपको फोकस करना है। तो ये 3 प्रकार के न्यूक्लियर डिवीजन पाए जाते हैं जिनसे तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई किस में बनते हैं? सीधा टैपेटम में बनते हैं। पॉलीप्लोइडी पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती टैपेटम में? बिल्कुल पाई जा सकती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि बहुत सारे न्यूक्लियस वाली सेल्स पाई जा सकती हैं कि नहीं पाई जा सकती? बिल्कुल पाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था अपने पास विभिन्न प्रकार की जो टैपेटम्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। और कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैं भी बच गई हूँ, मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ उसको, फिर बताता हूँ आपको। हाँ, 2 नई चीज़ें और बच गई हैं। एक तो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान देने हैं। किसके? सिंपल प्रकार का जो डिवीज़न है वो किस में पाया जाता है? तो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न ये मक्का में देखने को मिलता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि सिंपल प्रकार का फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जो है वो अपने पास जो टैपेटम होती है उसमें किस में देखने को मिलता है? मक्का में देखने को मिलता है। और एंडोमाइटोसिस की यदि बात करें तो एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है पालक, स्पाइनेशिया ओलिवेशिया, ठीक है। पालक में एंडोमाइटोसिस कॉमनली देखने को मिलती है। और यहाँ पे यदि आपसे पूछे कि रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई किस में पाए जाते हैं, किस में बनते हैं, तो आप एग्जाम्पल देंगे लिलियम, ठीक है, लिलियम। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई अपने पास। यहाँ पे सिंपल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस में देखने को मिलता है? मक्के में देखने को मिलता है। एंडोमाइटोसिस किस में? पालक में। और रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई जो है वो किस में बनते हैं भाई? वो अपने पास लिलियम में बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी है जो अक्सर थोड़ी हटके है। क्या टैपिटम सेल्स में पिगमेंट पाए जा सकते हैं कि नहीं पाए जा सकते, या वर्णक पाए जा सकते हैं कि नहीं पाए जा सकते? तो ये भी एक बात है। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग पौधों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुछ पादपों में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स तो सभी पादपों में होते हैं, लेकिन ये किनमें? टैपिटम सेल्स में होते हैं। कौन सी सेल्स में होते हैं? टैपिटम सेल्स में पिगमेंट होते हैं, जैसे रेड ब्राउन, रेड ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। एप्पल की टैपिटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से एक प्लांट है एनीमोनी। इस प्लांट में वॉयलेट कलर या बैंगनी रंग का जो है पिगमेंट पाया जाता है।
तो मे भी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जा सकते हैं, पिगमेंट पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास छोटा सा टॉपिक था भाई, किससे संबंधित, टैपिडम से संबंधित। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख के जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है और मे भी इस पे 3 नंबर की टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आज अपने पास ये कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की जो फुल्ली स्ट्रक्चर है ना वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपको स्पेशली यहाँ तक वर्णन करना है, मतलब पिछले वीडियो में माइक्रोस्पोरेंजियम लिया हमने और इस वीडियो में भी माइक्रोस्पोरेंजियम को लिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।